संभव और आपके लिए लेकर आती हूँ हर शाम 4 बजे लाइव हेलो मनी 9, जहाँ हम फाइनेंशियल प्लानिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। गुरुवार के दिन हम रियल एस्टेट पर बात करते हैं और रियल एस्टेट पर ये बात जो आज हम करने वाले हैं बेहद ज़रूरी है। प्रॉपर्टी खरीदना किसी के लिए भी जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है, सबसे बड़ा निवेश होता है। पहले आप सोचते हैं कि एक ड्रीम होम हो, फिर उसके लिए पैसों का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन अगर घर खरीदने में आप छोटी सी लापरवाही पेपर वर्क को कर देंगे ना, तो उसका खामियाजा आपको आगे जाकर भरना पड़ सकता है। यहाँ तक कि अदालत के चक्कर लगवा देगा ये छोटी सी भूल, तो मेंटल टेंशन तो बढ़ेगी ही। तो इन सब से आप कैसे बचें? आपको पेपर वर्क को लेकर किस तरह का ड्यू डिलिजेंस यानी जांच पड़ताल करनी चाहिए ताकि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद किसी तरह की मुसीबत ना खड़ी हो। इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं और आपको सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रशांत कान्हा। प्रशांत जी, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। आपसे मैं बात करूं उससे पहले मैं अपने दर्शकों को रिमाइंडर्स देना चाहूंगी कि जो लोग प्रशांत जी से अपने सवाल प्रॉपर्टी और उसके लीगल पेपर से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर 9311211874। आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। साथ ही में अगर आप यूट्यूब पर ये शो देख रहे हैं और प्रशांत जब हमारे सवालों का जवाब देंगे, अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप एक क्रॉस क्वेश्चन मुझे यहाँ टॉप चैट बॉक्स है उसमें लिख करके भेज सकते हैं। सवाल जितने क्लियरली लिखेंगे हमारे एक्सपर्ट को उतनी मदद मिलेगी आपको स्पष्ट जवाब देने में। चलिए अब प्रशांत जी के पास चलते हैं। प्रशांत, सबसे पहले जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने की तैयारी कर रहा है एकदम फाइनल लेग में कि अब सब कुछ फाइनल होने वाला है, भाई प्रॉपर्टी पसंद आ गई, लोन का इंतजाम हो गया, उन्हें आप कौन से पेपर्स हैं जो चेक करने के लिए कहते हैं? एक एंड यूजर है जो अपने रहने के लिए घर खरीद रहा है, उसे कौन कौन से पेपर्स जो हैं वो चेक करने चाहिए जिससे वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उनकी तरफ से? प्रियंका जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो पे बुलाने के लिए मुझे। जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने की, तो कभी भी किसी भी बायर को सबसे पहले चेक करना चाहिए कि वो किस एरिया में घर खरीद रहा है या फिर अपना प्लॉट, जमीन या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी वो खरीद रहा है। यानी कि एरिया का मतलब है कि क्या वो एक डेवलपमेंट जोन में है या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आता है, पंचायती क्षेत्र के अंदर आता है, क्या गवर्नमेंट ने उस एरिया को रेगुलेट किया भी है कि नहीं वहां पर रेजिडेंशियल इलाके बनाने के लिए, जिस तरह की भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यही डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपको जिस एरिया में खरीद रहे हैं वो रेगुलेटेड है कि नहीं गवर्नमेंट से, या फिर बिल्डर या फिर जो प्रॉपर्टी एजेंट है वो सिर्फ आपको किसी तरीके से गुमराह करके आपको प्रॉपर्टी देने की कोशिश कर रहा है। एक बार जब आप ये डिटरमाइन कर लें कि यहाँ पर गवर्नमेंट की परमिशन है, नक्शे पास हैं, तभी आप प्रॉपर्टी खरीदें वहाँ पर। और फिर आप अगले स्टेप पर बढ़ें कि अब आपने एरिया को ज़ीरो कर लिया है, तब आप उस प्लॉट को और उस प्लॉट से रिलेटेड मालिकाना हक को जानने की और समझने की कोशिश करें। इसको समझने के लिए जो आपकी सोर्स होगा वो ज़रूर प्रॉपर्टी एजेंट, और उसके थ्रू जो उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप क्लेम कर रहा है पर्सन या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, आप उसी से डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले डिमांड करेंगे कि आप ये बताइए कि आपके पास इसका सेल करने का राइट कहाँ से आ रहा है, इसको सेल करने का राइट कहाँ से आ रहा है। तो वो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी और उसके साथ लास्ट ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपको तहसील या फिर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इन 3 जगहों पर आपको अपनी इंक्वायरी करना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिसको कि लोकल भाषा में 12 साला या 30 साला भी कहते हैं, जिससे कि उस प्रॉपर्टी पर किसी तरीके का कोई मॉर्गेज या कोई भी एनकम्ब्रांस क्रिएट है कि नहीं, और प्रॉपर्टी ने कब कब कैसे कैसे ओनरशिप राइट्स चेंज किया है, ये पता चलेगा। फिर आप जिस अगर प्रॉपर्टी रेगुलेटेड है तो उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स जरूर लगेगा। अगर वो डेवलपमेंट अथॉरिटी है तो डेवलपमेंट अथॉरिटी उसके टैक्सेस लेती होगी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा तो वो लेती होगी, पंचायत होगा तो वो लेता होगा। तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स के पेपर्स देखने होंगे। राइट। तो साथ जो में मुझे ही समझ में आया, टैक्स के पेपर, ओनरशिप के पेपर,
एरिया जी। रेगुलेटेड है कि नहीं, क्योंकि हमने नोएडा में ऐसे कई इलाकों में डेवलपमेंट देखी जहां प्रोजेक्ट आधा इसलिए रुक गया क्योंकि आधे लैंड पर उसके ओनरशिप को लेकर के इशू हो गया था। राइट, कुछ और ऐड करना चाहेंगे? मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूं। हाँ, अब देखिए नोएडा क्या मतलब पूरे कंट्री में भी कोई भी आप सिटी उठा के देख लीजिए तो नोएडा हो, दिल्ली हो, पुणे हो, बैंगलोर हो, सब जगह पर अनरेगुलेटेड कॉलोनीज डेवलप हो जाती हैं। और लोग सिर्फ सस्ते, क्योंकि रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा टर्म यूज होता है कि मौका, कि आज आपके पास मौका है कम रेट पे खरीदने का और हो सकता है अगले घंटे कोई दूसरा बायर उसको खरीद ले। तो इस तरीके से लोगों को गुमराह करके और उनकी ड्यू डिलिजेंस की प्रोसेस को शॉर्टेन करके किसी गुमराह कर दिया जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज आती रहेंगी, लेकिन आपको ये जरूर चेक करना है कि एरिया रेगुलेटेड है कि नहीं, बहुत वरना ज़रूरी हो जाता है। कल डिमोलिशन ड्राइव हो सकता है। और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा भी बनता है कि रेगुलेट करा दिया जाएगा, पर ये रेगुलेट हो नहीं पाता। हम्म। तो कहीं आप आप एक अनरेगुलेटेड पीस ऑफ लैंड में कहीं आप जो है घर लेकर के फंस ना जाए, ना इधर के रहेंगे जी ना उधर के रहेंगे। हमने ऐसा देखा है। एक मामला जो नोएडा का जो मुझे याद आ रहा है वो है सुपरटेक का मामला, कि लोगों ने ले लिया पर वो पूरी इमारत जिस तरह से खड़ी थी उसको अंत में डेमोलिश किया गया। आप क्या गलती देखते हैं प्रशांत, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत सारे ऐसे बायर से इंटरैक्ट करते हैं जो इस वजह से, क्योंकि उन्होंने जब प्रॉपर्टी खरीदी तो ये ड्यू डिलिजेंस नहीं किया और फंस गए हैं। तो कैसे मामले आपके सामने आते हैं? देखिए सबसे पहले तो यही मामला आता है कि जो रेगुलेटेड लैंड ही नहीं था, जैसे कि डूब क्षेत्र, हम्म। नोएडा में डूब क्षेत्र, दिल्ली में डूब क्षेत्र, बुरारी साइड में जो है एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं दिल्ली में, वहां पर लोग कॉलोनी बना देते हैं एग्रीकल्चरल लैंड को बिना रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कराए, बिना डेवलपमेंट अथॉरिटी का परमिशन लिए हुए। या फिर जैसे आज के दिन में जेवर इलाके में आपकी प्रॉपर्टीज के प्राइस हाइक हो रहे हैं, वहां पर लोग अपने एग्रीकल्चरल लैंड्स को प्लॉट में कन्वर्ट करके सेल कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी उस एरिया को रेजिडेंशियल के लिए नहीं किया, और गवर्नमेंट ने तो अपने पेपर पे उसको एग्रीकल्चरल ही डिक्लेयर कर रखा है। और वो ये मान भी नहीं रही है कि लोग खरीद रहे हैं वहां पर, और उनको इस तरीके का कोई आगे एक्शन लेना चाहिए उसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करने का। हम्म। लेकिन लोग, मैंने कहा जैसे मौका छूट ना जाए, उत्सुकतावश वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना है कि वो एयरपोर्ट के पास रेजिडेंशियल रखेगी कि नहीं रखेगी, या फिर किसी और तरीके का मिक्स्ड लैंड यूज, कॉरपोरेट हब क्या बनाना चाहती है, उसके हिसाब से वो बाद में डिसाइड कर सकती है। तो आपका एरिया हो सकता है कभी भी रेगुलेटेड ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट की प्लानिंग के हिसाब से वहाँ कुछ और बनना चाहिए, और आप लोग वहाँ पे लैंड खरीद के कुछ बिल्डिंग छोटी मोटी बना करके ये लड़ते रह जाएंगे कि ये एरिया आप रेजिडेंशियल में कर दीजिए। तो एक तरीके से ना उसकी रजिस्ट्री होगी, हो सकता है आगे रजिस्ट्री भी रुकवा दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप गए थे वहां पे इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो वहां पे नुकसान हो सकता है ऐसे एरिया हम्म। में। तो तो जब एरिया तक एरिया, रेगुलेटेड है कि नहीं, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रशांत, तो ये कैसे कोई चेक कर सकता है इसे? ये पेपर्स कहाँ से उसको मिलेंगे, या वो ऑनलाइन कहाँ जा कर के इसके बारे में पता कर सकता है? हाँ, तो उसके लिए जो आप पिछले प्रॉपर्टी के ओनरशिप के पेपर्स होंगे उसी में ये साफ साफ लिखा होता है कि ये रेजिडेंशियल में था कि एग्रीकल्चरल में था, डूब क्षेत्र है, किन सब चीजों का उसका विवरण लास्ट सेल डीड में ही रहता है, जो कि आपको प्रॉपर्टी एजेंट, या मैंने जैसा कहा कि जो लास्ट ओनर जो क्लेम कर रहा है, जो बेचना चाह रहा है ट्रांसफर, उसके पास से ही मिल जाएगा ये चीज। हम्म। तो आपके कुछ रुपए बचने के लिए या ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए, अगर आपने, या फिर एक घर बनाने के लिए आपने कहीं किसी अनरेगुलेटेड एरिया में या किसी और यूजर ऑफ लैंड, तो लैंड का भी यूजर होता है, रेजिडेंशियल यूजर, एग्रीकल्चरल यूजर, इन सब का। तो अगर एग्रीकल्चरल में ये जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्ट कर ही दिया जाए। हम आए दिन सुनते हैं दिल्ली में, देखिए कितनी ही सारी कॉलोनीज हैं जो आज तक रेगुलेट नहीं हो पाई हैं, हम्म। डिस्पाइट द सेम गवर्नमेंट कमिंग टू पावर, जिसने प्रॉमिस किया था जब वो विपक्ष में थी कि हम इसको रेगुलेट कर दिया जाए, कर देंगे। इसी तरीके से नोएडा क्षेत्र में भी देखिए आप, कुछ गांव है जहां पर आपका एक दो साल 3 साल पहले लगभग 2-3 फ्लोर के घर थे जो गिर गए थे, और उसमें एक फैमिली ने तो शायद 1 महीने पहले ही घर खरीदा था, और वो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई थी, जिसकी वजह से बहुत यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह में भी, न्यूज़ में भी कवर हुआ था, और एक्शन भी हुआ था, उसमें काफी लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। हम्म। तो वो भी एक विक्टिम थे इसी तरह के। तो बिल्कुल।
ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लोअर मिडिल क्लास के साथ ही होता है, ये मिडिल क्लास और हायर क्लास के साथ भी होता है। बिल्कुल, तो जब लैंड यूज चेक करना, जहां पर आप घर खरीद रहे हैं, चाहे वो डेवलपर ने वो घर खरीद, वो बिल्डिंग वहां पर एक चमचमाती हुई खड़ी क्यों ना करती हो, उस हाँ, लैंड जैसे यूज। मैं एक एग्जांपल इस पे दूंगा, जैसे कि चंडीगढ़ की हम बात करें, वहाँ फेज 1 है सेक्टर 1 से 30 तक, जिसको कि हेरिटेज साइट बोला जाता है। हम्म। तो वहाँ पे परमिशन इस बात की नहीं थी कि एक प्लॉट के ऊपर, जो रेजिडेंशियल प्लॉट थे उसके ऊपर सिर्फ एक ही ओनर हो सकता था। हम्म। पर वहाँ पे डेवलप बिल्डर्स ने क्या किया या एजेंट्स ने क्या किया कि एक रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर 3 फ्लोर के घर बना दिए, जिसको इंडिपेंडेंट फ्लोर के नाम से काफी फेमस है ये टर्म, कि इंडिपेंडेंट फ्लोर अलग अलग लोगों को बेच दिए। तो जब एक ही घर, एक ही प्लॉट के ऊपर 3 अलग फैमिलीज रहेंगी, तो डेफिनेट सी बात है, ट्रैफिक लोड, कार का लोड, वाटर लोड, सब कुछ बढ़ेगा। तो इससे सिटी की प्लानिंग खराब होती है। तो वहाँ का जो डेवलपमेंट राइट्स थे या डेवलपमेंट लॉस थे, वो इस बात को परमिट नहीं करते थे। हम्म। पर 10 साल, लगातार 15 साल तक ये किया गया। वहाँ की हाई कोर्ट ने माना कि ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अल्टीमेटली जब एक वहाँ का सिटी को सेव करने के लिए एनजीओ सुप्रीम कोर्ट आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल बाद कहा ये सारी प्रैक्टिस गलत है, पिछली 15 साल की सारी सेल डीड्स कैंसिल करिए। तो अब हम्म। सोचिए, वहां पे एचआईवी सेक्टर के लोग या हाई नेटवर्थ के लोगों ने घर खरीदा था और उनके साथ भी इस तरीके के धोखा हुआ। बिल्कुल, तो तो चंडीगढ़ बहुत का ज्यादा। मामला यहाँ पर प्रशांत बताते हुए कि कैसे एक ही ओनर होना चाहिए था, तो प्लॉट काट करके उसमें अलग अलग इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बना करके उसको कैसे हाँ, बेचा गया, और सुप्रीम तो कोर्ट उसको केम वेरी स्ट्रांग ऑन देम। प्रशांत, मैं ग्रेट चाहूंगी, स्टूडेंट हमारे होगा। कुछ दर्शक भी आपसे बात करना चाहते हैं अपने सवालों के साथ, तो उन एक दो सवाल लेते हैं। कविता सिंगर हमारे साथ जुड़ रही हैं। कविता जी नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्ते। मेरा सवाल ये था कि पुश्तैनी संपत्ति खरीदने से पहले हमें कौन कौन से पेपर्स देखने चाहिए, और अगर मल्टीपल ओनर्स हैं तो क्या सभी से सहमति पत्र लेना होगा? हम्म। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है कविता का यहाँ पर। प्रशांत, जब हम अभी तो बात कर रहे थे वो फ्लैट और ज़मीन जो आप किसी बिल्डर से खरीद रहे हैं या अथॉरिटीज़ उसका आवंटन कर रही है, लेकिन अगर एक पुश्तैनी घर लिया जाए उसमें मल्टीपल ओनर्स का भी चक्कर रहता है, सबका सबसे क्या उनको एक सहमति पत्र लेना होगा, क्या करना होगा, उसमें क्या बातों किन बातों का ध्यान रखें। तो जब पुश्तैनी लैंड की बात करते हैं, तो पुश्तैनी लैंड को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस की पूरी फैमिली, जितने भी लोगों का राइट है, वो लोग उस बात के लिए सहमत हो। पुश्तैनी केसेस में ये देखा गया है, अगर हम चीटिंग की बात करें, तो उसमें ये होता है कि कोई एक ओनर डील करता है और वो बाकी ओनर्स के एनओसी शो कर देता है कि देखिए इनकी एनओसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जो है ये प्रॉपर्टी बड़े आराम से खरीद सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एज अ ड्यू डिलिजेंट बायर, अगर आप खरीद रहे हैं कोई भी पुश्तैनी मकान या ये, तो आप उन सारे को ओनर से जरूर मुलाकात करें और उनके सामने उस एनओसी को साइन कराएं। वरना बाद में कौन सा ओनर मुकर जाए इसका कुछ नहीं कह सकते। ऐसे बहुत सारे केस हम लोगों ने किए हैं जिसमें कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि बाद में ओनर ना सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर के अगेंस्ट में को ओनर एफआईआर कराता है धोखाधड़ी का, बल्कि जिसने घर खरीदा उसके खिलाफ भी। तो घर खरीदने के चक्कर में क्रिमिनल केस केस प्लस सिविल केस दोनों हो जाते हैं बायर के अगेंस्ट में। ओके। तो को ओनर का एनओसी मस्ट है, और को ओनर को आप अपने सामने ही साइन कराइए और इंडिपेंडेंट गवाह के सामने। ठीक है। अब आपने अभी 12 साल का जिक्र किया था, वो डॉक्यूमेंट है जो आपको उस लैंड या उस जगह पे जितने ओनर्स रहे उनके बारे में आपको बता देगा, किसके पास ओनरशिप लास्ट रही थी, सेल डीड, रजिस्ट्री, ये सब ओनरशिप के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है उस पर किसी तरह का लोन, बकाया टैक्स या कानूनी मुकदमा नहीं हो, इसका पता लगाया जा सकता है क्या? देखिए, इस बात को तो सबसे पहले जब हम एग्रीमेंट टू सेल करेंगे, उसमें ही आपका रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आएगा सेलर का कि इस पे कोई भी मुकदमा या लोन नहीं है। लेकिन अगर आपको इसके ऊपर अलग से ड्यू डिलिजेंस करना है या अश्योरिटी लेनी है कि कोई मुकदमा नहीं है, तो जो कोर्ट की वेबसाइट होती है लोकल कोर्ट की, वहाँ ओके, आई थिंक प्रशांत से थोड़ा सा जो है हमारी बातचीत अभी एक छोटा सा पॉज होगा, शायद इंटरनेट में कुछ दिक्कत होगी, बट यस हम इस बातचीत को भी जारी रखेंगे। काफ़ी लोगों के सवाल भी आ रहे हैं। जी प्रशांत, प्लीज़ कंप्लीट करें अपना आंसर।
I can hear you, I think. यस यस, नाउ आई कैन हियर यू, बताइए। Yeah. So, हम बात कर रहे थे कि टैक्स है कि हाँ, नहीं, तो उसमें इस कोई मुकदमा तो नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? राइट। तो अगर देखिए कोई मुकदमा नहीं है या फिर कोई उसके ऊपर लोन नहीं है, तो उसके लिए एग्रीमेंट टू सेल में एक रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है दूसरी साइड का, मतलब वो ये अपनी तरफ से गारंटी दे रहा है कि कोई मुकदमा या लोन नहीं है। पर अगर उसके आगे भी हमें ये चेक करना है, तो जो लोकल कोर्ट होती है वहाँ पे कंप्यूटराइजेशन हो चुका है ई कोर्ट्स की वेबसाइट पे। वहाँ पे जो सेलर है उसका नाम डाल करके चेक किया जा सकता है, और जो उस व्यक्ति के नाम से केस आते हैं फिर उसकी डिटेल में जाके कोर्ट से चेक की जा सकती है। इसके लिए आपको एडवोकेट एंगेज करना पड़ेगा। और लोन की जहाँ तक बात है, तो लोन बैंक से तो नहीं पता चलता, लेकिन अगर बैंक ने कोई केस कर रखा है लोन के सिलसिले में, तब आप जो है डीआरटी की वेबसाइट से जरूर चेक कर सकते हैं, सेम तरीके से सेलर का नाम डाल करके। और अगर उसके ऊपर कोई मॉर्गेज है या चार्ज क्रिएट है, तो लॉ ये कहता है कि मॉर्गेज को भी रजिस्टर कराना चाहिए। तो उस मॉर्गेज के डॉक्यूमेंट्स को तहसील से ही चेक किया जा सकता है, यानी कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से। ओके, ऑल राइट। अब एक सवाल जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हम देखते हैं कि कई बिल्डरों ने जो है अथॉरिटी का बकाया नहीं चुकाया है, और वहाँ पर लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स में रहना भी उन्होंने शुरू करवा दिया है। तो बिना रजिस्ट्री वाले ये जो फ्लैट्स हैं, ये इसे खरीदना और बेचा जाना, इसमें इसको आप कितना खतरनाक मानते हैं? ये कितना, मतलब मुझे लगता है कि एक तरह से बायर ऐसे घर में रह रहा है जिसका मालिकाना हक उसके पास है ही नहीं। जी, अगर देखिए बिल्डर वो प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसकी तरफ से अश्योरिटी होगी कि वो आगे रजिस्टर कराएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी की तरफ से आएंगे। अब आपको उसमें पोजीशन का राइट मिल जाएगा, लेकिन किसी भी तरीके से उसके ऊपर आप मॉर्गेज कराकर लोन नहीं ले सकते, उस प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि उसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट रेज करनी है बच्चों की पढ़ाई के लिए, या किसी भी तरीके का आप लोन रेज कर सकते हैं अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो। पर इन अनरजिस्टर्ड के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का मॉर्गेज या लोन बैंक्स अक्सर नहीं देते। और क्या प्रशांत, इस तरह की प्रॉपर्टी को कोई बेच सकता है? अगर मेरे पास ऐसी प्रॉपर्टी है और मैं उसे थोड़े समय के बाद बेचना चाहूँ और उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई, तो क्या मैं बेच सकती हूँ उसे? हाँ, बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि नोएडा वगैरह में है, फुल लिक्विड मनी के थ्रू ट्रांसफर अगर हो जाता है, लोन तो नहीं होता है इन सब प्रॉपर्टीज पर अधिकतर पे, बहुत रेयर कोई प्रॉपर्टी हो तो आई डोंट नो। बट इसके ऊपर जो फर्स्ट परचेजर है जिसने बिल्डर से खरीदा है, वो सब्सिक्वेंट बायर को इसे जरूर बेच सकता है। और इसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि बिल्डर के द्वारा इसके ऊपर इलीगल चार्जेस लिए जाते हैं, 200 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए, जैसा भी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो। और समटाइम्स तो ये स्टेट के स्टैंप ड्यूटी के भी आगे निकल जाता है। तो जैसे 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर मतलब सेलर तो उसको 50 लाख का बेच रहा है और 5 लाख उसमें बिल्डर ले रहा है। और अगर यही प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ यूपी रजिस्टर कर देती तो उसको भी शायद 4 लाख रुपए या 5 लाख, मतलब वही मतलब जो भी है स्टैम्प ड्यूटी से ज्यादा बिल्डर इसमें कलेक्ट कर पा रहा है। तो ये बहुत ही गलत पॉलिसी है नोएडा अथॉरिटी की कि लैंड यूज के बेसिस पर उसने रजिस्ट्री को रोक रखा है, क्योंकि इससे नोएडा अथॉरिटी का भी नुकसान हो रहा है, बायर्स का भी नुकसान हो रहा है, और इसमें फायदा सबसे ज्यादा बिल्डर्स का हो रहा है। क्योंकि वो अगर साल भर में 100 फ्लैट्स में से 10 फ्लैट भी सेल परचेज किए जा रहे हैं, तो बिल्डर उसमें इलीगल गेन मेक कर रहा है, रॉन्गफुल गेन मेक कर रहा है। क्योंकि जो ट्रांसफर चार्जेस स्टेट गवर्नमेंट को जाने चाहिए वो ले रहा है। आपको शायद इस बात की जानकारी भी होगी कि बिल्डर ट्रांसफर चार्जेस चार्ज करते हैं जब तक कि बिल्कुल। सो प्रशांत, बताते हुए कि जब आप इस तरह की प्रॉपर्टी में रहते हैं तो देखिए बिल्डर कैसे मुनाफा काटते हैं। पहले तो वो आपसे पैसे लेते हैं, फिर ट्रांसफ़र चार्ज के नाम पर वहाँ पर अथॉरिटी को भी से भी पैसे जो है वो कमा ही रहे हैं, और जो बेचारा घर खरीदार है वो ऐसे घर में रह रहा है जिसका वो मालिक नहीं है अभी तक। राइट प्रशांत, कुछ लाइव क्वेश्चन अब लेते हैं हम। पायल का सवाल है। हेलो पायल जी, बहुत दिनों के बाद मैं आपको अपने लाइव के टाइमलाइन में देख रही हूँ। सो पायल ने बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछा है जो किसी की भी चिंता हो सकती है कि जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं
अगर वो बायर के साथ खरीदार जो भी है शेयर किए जा रहे हैं, तो वो जेन्युइन है या नहीं, इसका कैसे पता लगाए? क्योंकि हो सकता है ना कि कोई आपको फेक पेपर्स दे दे कि ये उसके मालिक रहेंगे, ये रहे। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है प्रशांत, कि उसको हम उसकी जेन्युइननेस कैसे चेक करेंगे? हाँ, तो जैसे ही आपको जो है कोई भी बायर, जो सेलर होगा वो प्रॉपर्टी के पेपर्स देगा, तो उसको हमेशा सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से वेरीफाई कराया जाता है। वहां पे फीस लगती है। ये एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, और फीस जमा करके उसकी आपको नकल प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कि सर्टिफाइड कॉपी, जो रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड्स में होगा। तो जो भी दस्तावेज ये देते हैं वो कॉपी होती है, और आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी चेक कर सकते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस से। ओके, सो और ये चेक करवाने में मुझे कुछ पेमेंट भी करनी होगी, फीस देनी पड़ेगी, वो कितनी हाँ, होती है? बहुत नॉमिनल फीस होती है, लगभग 200 रुपये 500 रुपये नॉमिनल फीस होती है। बाकी जो भी वहाँ पे एजेंट्स होते हैं वो चार्ज करते हैं, वो उनकी फीस होती है, क्योंकि वो फैसिलिटेट करते हैं। अगर आप खुद अप्लाई करेंगे तो इट विल नॉट बी मोर देन 500 रुपीज, जो ओके, गवर्नमेंट चार्जेस है। सो आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके वो पेपर्स के बारे में पुष्टिकरण ले सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। ऑल राइट।